Hello everyone, my name is Vaibhav Tiwade. I am from Triple IT Sri City. Currently, I am in second year of BTech and my branch is Computer Science. And I cleared my JEE mains and got into this institution. तो आज का जो हमारा जो लेक्चर है वो होने वाला है चैप्टर 4 मोशन इन प्लेन के एग्जाम्पलर के ऊपर। मतलब ये सीरीज में हम लोग क्या कर रहे हैं, एग्जाम्पलर प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व कर रहे हैं। इससे पहले जो है हमने काफी सारे जो है चैप्टर्स के अंडरस्टैंडिंग ली, उसके बाद हमारा जो ये है अभी एग्जाम्पलर पे हम लोग मूव ऑन कर चुके हैं। तो चैप्टर नंबर 4 मोशन इन अ प्लेन। पहले मैं इस चैप्टर के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ देना चाहूंगा कि जो मोशन ये जो चैप्टर है मोशन इन प्लेन, ये जो चैप्टर है अपना मैकेनिक्स के अंडर में आता है। और पर्सनली मेरे को फिजिक्स के जो है मैकेनिक्स वो बहुत ही ज्यादा अच्छी लगती है, क्योंकि उसको हम लोग जो है रियल लाइफ में एनालिसिस कर सकते हैं। तो यहाँ पे काफी सारे प्रॉब्लम है जो हम लोग सॉल्व करेंगे। तो ये जो प्रॉब्लम है मैं इनको रियल लाइफ से रिलेट करने का ट्राई करूंगा, और जो साथ में जो फॉर्मूले यूज हो रहे हैं वो सब मैं आपको साथ साथ समझाते चलूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 4, मोशन इन अ प्लेन। ओके, तो स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर नंबर 4। तो पहले जो आता है एमसीक्यू पार्ट, ठीक है। उसके बाद एमसीक्यू 2 है, तो काफी सारे मतलब डिफरेंट टाइप के इसमें क्वेश्चन है, हम लोग सारे एक एक करके देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एमसीक्यू फर्स्ट से। तो 4.1, इसमें फ्रेंड का ऑप्शन एमसीक्यू 1। तो 4.1 का पहला क्वेश्चन कह रहा है द एंगल बिटवीन ए, कोई वेक्टर है ए नाम का, तो हम लोग लिख लेते हैं ए इज इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप, ठीक है। और बी एक दूसरा वेक्टर है जो है आई कैप माइनस जे कैप, ठीक है। तो ये पूछा है कि इन दोनों के बीच का एंगल कितना होगा। तो ये जो है सीधे सीधे अपने पास दो वेक्टर गिवन है, एक वेक्टर ए है और एक बी है। तो हम लोग इसको काफी सारे तरीकों से मतलब सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका पहला तरीका होगा, पहले हम लोग जो है इसको ड्रॉ कर लेते हैं एक्सिस में। तो ये क्या होता है, आई जो अपना एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है और जे वाई एक्सिस को। पहले ड्रॉ कर लेते हैं, वाई हो गया, ये एक्स हो गया। तो हम लोग इसको ड्रॉ करेंगे, तो ए का है ए प्लस जे, सॉरी आई प्लस जे। तो ये जो वेक्टर होगा कुछ इस तरीके से होगा, ठीक है। आई प्लस जे मतलब ये जो होगा ये होगा अपना कुछ डिस्टेंस 1। तो ये जो अपना वाई वाला है इसका भी डिस्टेंस 1 होगा। तो जब ये 1 1 होता है तो इसके बीच में एंगल कितना होता है, 45 डिग्री। और जो अपना बी वेक्टर है ये क्या है, आई माइनस जे, मतलब ये हो गया अपना आई और ये हो गया जे, ये होगा ऐसे कुछ, ठीक है। तो इसके बीच का डिस्टेंस कितना होगा 1, और इसके बीच का डिस्टेंस कितना होगा 1। तो इसके बीच में भी कितना हो जाएगा 45 डिग्री। तो हमको क्लियरली पूछा है कि इन दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, तो यहाँ पे हमको दिख रहा है 45 प्लस 45, ठीक है। तो 45 प्लस 45 इज 90 डिग्री। तो पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 90 डिग्री। अभी हम लोग ने इसको कुछ फॉर्मूला वगैरह यूज नहीं किया है, जस्ट हमने ए और बी को ड्रॉ कर लिया और फिर उसके बीच का एंगल हमको निकल गया। तो अब चलते हैं अपने एमसीक्यू नंबर 4.2 पे। तो है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू। तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट गिवन है हमको पता करना है कि इसमें से कौन सा वाला जो है आंसर वो ट्रू है। तो पहला जो है अ स्केलर क्वांटिटी इज द वन दैट इज कंजर्व्ड इन अ प्रोसेस, ठीक है। जो स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी मतलब जैसा अपन ने कुछ भी लिखा है, जैसे डिस्टेंस इज इक्वल टू 4 मीटर, मतलब जिसका सिर्फ जो है न्यूमेरिकल वैल्यू लिखते हैं हम लोग, जिसकी कोई डायरेक्शन वगैरह नहीं होती, उसको हम लोग स्केलर वैल्यू लिखते हैं। तो यहाँ पे लिखा है क्या, स्केलर वैल्यू कंजर्व होती नहीं, इट कैन चेंज थ्रू आउट द प्रोसेस। जैसे डिस्टेंस अभी जो है 4 मीटर है, थोड़ी देर बाद कोई थोड़ा ज्यादा चल गया तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा 5 मीटर हो जाएगा। तो ये कंजर्व तो नहीं होता, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गया। फिर बी पे चले, द स्केलर क्वांटिटी इज द वन दैट कैन नेवर टेक नेगेटिव वैल्यूज। तो यहाँ पे लिखा हुआ है क्या स्केलर वैल्यू जो है नेगेटिव वैल्यू ले सकती है, तो ये भी फॉल्स हो गया। क्योंकि स्केलर जो होती है, जैसे जो माइनस साइन होता है, साइन होता है, जैसे हम लोग डिस्टेंस ही लिख देते हैं सबसे पहले, डिस्टेंस इज टू -4 मीटर। ऐसा कभी होता है नहीं, जो डिस्प्लेसमेंट होता है ये हो सकता है -4, पर डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव। तो ये भी अपना स्टेटमेंट फॉल्स हो गया, तो ये भी आंसर नहीं होगा। फिर हम लोग चले 4.2 के सी पे, अ स्केलर क्वांटिटी इज द वन दैट डज नॉट वेरी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इन स्पेस। तो जैसे हमने पहले वाले एग्जांपल देखा कि डिस्टेंस जो है जो वो तो वेरी कर सकता है जब हम लोग मूव करेंगे एक प्लेस टू दूसरी प्लेस। जैसे इस
पॉइंट ए और ये हो गया पॉइंट बी। यहाँ से यहाँ तक ऑब्जेक्ट चला तो इनके बीच का डिस्टेंस है 4 मीटर। ये जो अपना ऑब्जेक्ट है वो बी से सी चल गया, जिसके बीच में है 1 मीटर, ठीक है। तो ये टोटल हो गया 5 मीटर। तो जो ए से सी के बीच में तो ये जो डिस्टेंस है ये तो वेरी कर गया, तो ये सी ऑप्शन भी फॉल्स हो गया। अब हम लोग चलते हैं 4.2 के डी ऑप्शन पे। ए स्केलर क्वांटिटी हैज द सेम वैल्यू फॉर ऑब्जर्वर विद डिफरेंट ओरिएंटेशंस ऑफ द एक्सिस। तो ये वाला जो है पॉइंट, इसको समझना थोड़ा जरूरी है। द स्केलर क्वांटिटी हैज द सेम वैल्यू फॉर द ऑब्जर्वर, मतलब ये कोई है ए, मैं आपको डिस्टेंस से ही समझा रहा हूँ, ये और ये कोई पॉइंट है बी, ठीक है। तो इसके बीच की जो डिस्टेंस है ये अपना 4 मीटर। तो हम इसको यहाँ से देखें या फिर यहाँ से देखें या फिर यहाँ से देखें, मतलब अपना ऑब्जर्वर कहीं पे भी बैठा हो या फिर यहाँ पे भी बैठा हो, तो इसको जो है डिस्टेंस तो सेम ही रहेगा हर जगह से देखने पे, 4 मीटर। तो ये जो अपना ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ये करेक्ट हो जाएगा। स्केलर क्वांटिटी हैज द सेम वैल्यू फॉर ऑब्जर्वर विद डिफरेंट ओरिएंटेशन। तो 4.2 का जो होगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। तो अब चलते हैं नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे, सॉरी नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। तो ये है 4.3। तो 4.3 क्वेश्चन का क्या कहना है कि फिगर 4.1 शोज, मतलब ये कोई फिगर है तो हम लोग इसको ड्रॉ कर लेते हैं सबसे पहले। ये रहा अपना फिगर, ठीक है। ये हो गई एक्स एक्सिस, ये हो गई वाई एक्सिस। ये बोल रहा है कि यहाँ पे दो वेक्टर है, एक यू वेक्टर है जो कि ये है, ठीक है, और एक वी वेक्टर है ऐसे करके। तो ये बोल रहा है कि यू वेक्टर जो है ये है, तो यू वेक्टर गिवन है अपने पास, यू इज इक्वल टू ए आई कैप प्लस बी जे कैप। और जो अपना वी वेक्टर है वो गिवन है अपने पास पी आई कैप प्लस क्यू जे कैप, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो सिंपली अब हम लोग को ऑप्शन पढ़ना है और इसके बारे में कमेंट करना है। तो पूछ रहा है कि करेक्ट कौन सा है। तो पहला ऑप्शन पढ़ते हैं, ए एंड पी आर पॉजिटिव वाइल बी एंड क्यू आर नेगेटिव। तो पहले हम लोग इसको थोड़ा सा एनालाइज कर लेते हैं। यू क्या है, ए प्लस बी जे, और ये अपना वाई एक्सिस हो गया और ये एक्स एक्सिस हो गया। मतलब इसका जो ये होएगा बी वैल्यू और ये होएगा ए वैल्यू। तो हमको क्लियरली दिख रहा है कि पॉजिटिव वाई में है और ये पॉजिटिव एक्स में, तो इसमें ए भी पॉजिटिव होएगा और जो बी है वो भी पॉजिटिव होगा, ठीक है। अब अपन वी तरफ चलते हैं। वी में क्या है ये, तो वी का जो है अपन ऐसे चेक करेंगे। तो वी का जो y है ये तो नेगेटिव होगा, y मतलब ये क्यू वाला जो है, क्यों क्या हो जाएगा नेगेटिव, हो जाएगा अपना नेगेटिव। और जो p है ये तो अपना अभी भी प्लस एक्स में ही है, तो जो अपना क्यू p हो जाएगा वो हो जाएगा पॉजिटिव। ये हम लोगों ने कमेंट कर लिया, कैसे कमेंट किया, बस हम लोगों ने वेक्टर को ब्रेक किया ये इन दोनों में ब्रेक हो गया और ये वाला वेक्टर इन दोनों में ब्रेक हो गया। तो हमको यहाँ से पता चल गया कि ए पॉजिटिव है, बी पॉजिटिव है, क्यू नेगेटिव और पी पॉजिटिव है। अब हम लोग ऑप्शन चेक कर लेंगे, तो यहाँ पे हमको दिख रहा है क्लियरली ये वाला ऑप्शन बी वाला, बी वाला ऑप्शन जो है करेक्ट है। 4.3 का बी वाला ऑप्शन। तो ऐसे ही अभी तक हमने कोई फॉर्मूला यूज नहीं किया, बस बेसिक क्वेश्चन थे वेक्टर के ऊपर वो हम करते जा रहे हैं। 4.4, द कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर आर along एक्स एक्सिस विल हैव मैक्सिमम वैल्यू इफ। ये बोल रहा है कि ये अपना कोई प्लेन है, ठीक है, ये हो गया अपना वाई और ये हो गया अपना एक्स। तो ये कह रहा है कि द कोई वेक्टर है अपने पास आर, ठीक है, उसका जो है मैक्सिमम वैल्यू कब होगा एक्स एक्सिस के अलोंग। तो एक्स एक्सिस के अलोंग हम लोग बहुत सारे वेक्टर एक बार ड्रॉ करके देखते हैं ट्रायल के लिए, हिट एंड ट्रायल जैसे हम लोग इसको सॉल्व करने का ट्राई करेंगे। तो बोला कि एक्स में सबसे ज्यादा मैक्सिमम वैल्यू कब होगी। तो ये वाले वेक्टर की जो है इतनी होगी एक्स की वैल्यू, ये वाले वेक्टर की जो है इतनी वैल्यू होगी एक्स की। ये वाले वेक्टर को हम लोग जब इसका शेडो निकालेंगे तो इतना वैल्यू होगा, और ये वाले एक्स का इतना। तो जैसे जैसे हमारा जो एक्स एक्सिस के साथ एंगल जीरो होता जा रहा है, मतलब डिक्रीज करता जा रहा है, वैसे वैसे एक्स में जो है इसका डिस्टेंस इंक्रीज करता जा रहा है, ठीक है। तो हम लोग ये पाया कि जब एक्स के साथ जब 0 डिग्री होगा, एक्स के साथ 0 डिग्री होगा, तब जाके अपना वेक्टर जो होगा वो मैक्सिमम होएगा। तो अब सीधे सीधे ऑप्शन पे चलते 4.4 के। आर इज अलोंग पॉजिटिव वाई एक्सिस, आर इज अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, यहाँ पे हमारे जो ऑप्शन नंबर बी होएगा ये करेक्ट हो जाएगा, 4.4 का बी। अब चलते हैं अपन 4.5 के ऊपर। तो 4.5,
द हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ अ प्रोजेक्टाइल फायर्ड एट एन एंगल ऑफ 15 डिग्री इज 50 मीटर। तो ये अपन लोग पहले कुछ ड्रॉ कर लेते हैं एक्सिस। ये हो गया वाई एक्सिस और ये हो गया एक्स एक्सिस। ठीक है, वाई एक्सिस एक्स एक्सिस। तो ये कह रहा है कि कोई जो है अपन लोग ने क्या किया, एक प्रोजेक्टाइल फायर किया। मतलब ये जीरो पे हम लोग कंसिडर कर लेते हैं, यहाँ से हम लोगों ने प्रोजेक्टाइल फायर किया। प्रोजेक्टाइल मतलब होता है ये। ठीक है, फायर किया तो हॉरिजॉन्टल, यहाँ पे लिखा है ना हॉरिजॉन्टल रेंज। तो हॉरिजॉन्टल रेंज मतलब क्या हो जाएगा, ये कितना है, 50 मीटर्स। और इसको हमने किस एंगल पे फेंका था, 15 डिग्री से। ये हो गया अपना 15 डिग्री। ये सब क्वेश्चन में गिवन है। इफ इट इज फायर विद द सेम स्पीड, जब हम लोग उसकी स्पीड जो है वेलोसिटी सेम रखेंगे, और जो है अपना एंगल 45 डिग्री कर देंगे, और एंगल को हम लोग चेंज कर रहे हैं 15 डिग्री से 45 डिग्री पे, तो ये पूछा है कि रेंज कितनी होगी। तो इसमें हम लोग को अब थोड़ा फॉर्मूले वगैरह तरफ जाना पड़ेगा। तो 4.5। ठीक है, कहाँ पे सॉल्व करें, ठीक है, ये है। तो ये है वेक्टर अपना। ठीक है, तो इसका जो ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा, वेक्टर को ब्रेक करना सबको आता है। तो ये हो जाएगा कॉस वाला, कॉस 15 डिग्री, और ये हो जाएगा साइन 15 डिग्री। ठीक है, ये वाला कंपोनेंट कॉस होता है और ये वाला साइन होता है, और इसका वैल्यू कितना है, 50 मीटर्स। तो कॉस ऑफ 15। ओके, तो रेंज जो होती है अपनी, वो कितनी होगी, रेंज का फॉर्मूला जो है अपना, वो मैं एक बार लिख लेता हूँ यहाँ पे। रेंज का फॉर्मूला यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। ये क्या होता है अपना, रेंज का फॉर्मूला। और ये फॉर्मूला याद नहीं है तो आपको याद करना पड़ेगा, इसका डेरिवेशन आपको चैप्टर के टाइम पे समझाया होगा। बट स्टिल ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, तो याद तो रहना चाहिए क्योंकि काफी जगह यूज होता है। तो रेंज का ये फॉर्मूला है। ठीक है, तो रेंज हमको क्या बोला है, 50 मीटर्स। ठीक है, तो हम लोग इसको कर देंगे 50 इज इक्वल टू यू स्क्वायर, और साइन 2 थीटा, मतलब थीटा कितना है अपने पास, 15 डिग्री। तो साइन 2 थीटा क्या हो जाएगा, साइन 30। क्या हो जाएगा, साइन 30 डिग्री अपॉन जी। तो जी को यहाँ पे कितना कंसिडर करते हैं, अप्रोक्सीमेशन के लिए हम लोग इसको 10 मान लेता है। ठीक है, तो यहाँ से जो साइन 30 की वैल्यू कितनी होगी, 1/2। तो 50 × 10 डिवाइड बाय 1/2, क्या हो जाएगा, ये यू स्क्वायर हो जाएगा। ये 500, 1000, ये हो जाएगा 1000 का रूट। कितना हो जाएगा ये यू। ठीक है, तो अब आगे क्या पूछा, जब एंगल 45 डिग्री होगा। तो फिर से हम लोग सेम फॉर्मूला पुट करेंगे, रेंज वाला। तो रेंज का फॉर्मूला फिर से एक बार लिख लेते हैं। रेंज इज टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। तो यू स्क्वायर कितना है, 1000, क्योंकि यू था अपना √1000, तो यू स्क्वायर हो गया 1000। और साइन 2 थीटा, थीटा कितना है 45, 45 मल्टीप्लाई बाय 2 90। तो साइन 90 कितना होता है 1, और जी कितना हुआ है 10। ठीक है, तो ये रेंज कितना हो जाएगा अपने पास, क्लियरली यहाँ से दिख रहा है, 10 से 1000 कैंसिल, 100 मीटर्स। तो ये हो गया अपना प्रॉब्लम नंबर 4.5 भी क्लियर, जिसका आंसर है 100। तो अब चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे, प्रॉब्लम 6 पे। तो यहाँ पे लिखा है कंसिडर द क्वांटिटीज प्रेशर, पावर, एनर्जी, इम्पल्स, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, इलेक्ट्रिकल चार्ज, टेम्परेचर, एरिया। आउट ऑफ दिस द ओनली वेक्टर क्वांटिटीज आर। तो ये अपने को कुछ क्वांटिटीज गिवन है, जो एक बार लिख लेते हैं। प्रेशर, पावर, एनर्जी, इम्पल्स, ग्रेविटेशनल, पोटेंशियल, इलेक्ट्रिकल चार्ज, चार्ज। ठीक है, और क्या गिवन है, टेम्परेचर और एरिया। ठीक है, टेम्परेचर और एरिया। तो मेरे पास कुछ जो है क्वांटिटीज गिवन है। अब ये पूछ रहा है इसमें से कौन सी वेक्टर क्वांटिटीज है और कौन सी स्केलर क्वांटिटीज है। तो हम लोग जो है सबके फॉर्मूले लिखेंगे। ओके, तो प्रेशर क्या होता है, फोर्स इंटू फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक है, प्रेशर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। पावर का क्या फॉर्मूला होता है, एनर्जी होती है अपनी इम्पल्स
ग्रेविटेशन, पोटेंशियल, इलेक्ट्रिकल चार्ज और टेम्परेचर। तो पहले हम लोग ऐसे कैंसिल आउट करेंगे कि कौन सी जो क्वांटिटीज वो वेक्टर नहीं होती। तो टेम्परेचर ये तो बिल्कुल भी वेक्टर नहीं होता, क्योंकि टेम्परेचर तो अपना क्या है, डिग्री सेल्सियस होता है, तो इसका कोई वो नहीं होता, कहते हैं डायरेक्शन। तो ये तो कैंसिल हो गया। फॉर्मूले के बिना हम लोग ट्राई करते हैं इस क्वेश्चन को करने का। इलेक्ट्रिकल चार्ज, तो इलेक्ट्रिकल चार्ज का भी कोई डायरेक्शन नहीं होता, तो ये भी कैंसिल हो गया। और फिर जो अपना एरिया है, एरिया क्या क्या कंसिडर करते हैं हम लोग, जो एरिया है, जैसे किसी स्क्वायर हो गया, किसी रेक्टेंगल हो गया, या फिर किसी सर्कल हो गया, तो हम लोग क्या कंसिडर करते हैं, तो इसका जो एरिया है वो ऐसा ऊपर साइड है, मतलब हॉरिजॉन्टली अप, सॉरी अपवर्ड है, मतलब प्लेन के ऊपर है, तो इसको हम लोग वेक्टर कंसिडर करते हैं। फिर आएगा अपना इम्पल्स। इम्पल्स होता है एफ इंटू डेल्टा टी। ठीक है। तो एफ क्या होता है, फोर्स। फोर्स का तो अपने को पता है डायरेक्शन होता है, क्योंकि किसी एक डायरेक्शन में हम लोग फोर्स लगाते हैं, तो फोर्स का डायरेक्शन होता है। और जो टी होता है टाइम, तो इसका तो कोई डायरेक्शन नहीं होता, तो जिसका डायरेक्शन होता है मल्टीप्लाई बाय स्केलर, तो वेक्टर मल्टीप्लाई स्केलर क्या होता है, वेक्टर। तो इसका भी अपने जो है पता चल गया कि हाँ ये भी वेक्टर है। अब आती बात एनर्जी की। तो एनर्जी होती है स्केलर, और पावर क्या होती है, एनर्जी पर यूनिट टाइम। तो स्केलर बाय स्केलर क्या होगा, ये भी स्केलर हो जाएगा। प्रेशर, प्रेशर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। तो यहाँ पे इसका भी डायरेक्शन होता है और इसका भी डायरेक्शन होता है, तो ये जो जो डायरेक्शन है ये कैंसिल हो जाता है, ये भी हो जाएगा स्केलर। ठीक है। तो अपने पास क्या क्या आया वेक्टर में, एक आया इम्पल्स और एक आया एरिया। ठीक है। तो अपने पास दो क्वांटिटी है जो अपने पास वेक्टर है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 4.6 का। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे, 4.7 पे। तो अब हमको न्यू पेज की जरूरत है। ओके। सो यहाँ पे आ गया 4.7। इन अ टू डायमेंशनल मोशन, मतलब ये हो गई अपनी वाई एक्सिस और ये हो गया अपना एक्स एक्सिस। तो ये बोल रहा है कि टू डायमेंशनल मोशन मतलब ये इस प्लेन में कहीं भी घूम सकता है। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड वी नॉट इज अ पॉजिटिव कांस्टेंट, देन विच ऑफ द फॉलोइंग आर नेसेसरली ट्रू। मतलब जो अपनी स्पीड है, स्पीड की बात हुई है यहाँ पे, वी नॉट, ठीक है, पॉजिटिव है बोल रहा है। तो ये जो स्टेटमेंट है इसके ऊपर कमेंट करना है कि कौन से ट्रू है। एवरेज वेलोसिटी इज नॉट जीरो एट एनी टाइम। ठीक है। तो जब अपनी स्पीड वी नॉट ऑलवेज पॉजिटिव है, तो यहाँ से हम लोग का जो ऑब्जेक्ट है वो स्टार्ट हुआ मान लीजिए, और ये ऐसे घूम के कांस्टेंट स्पीड में वापस यहीं पे आ गया, तो इसका डिस्प्लेसमेंट तो जीरो हो गया, और जब डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया तो इसका जो वेलोसिटी हो जाएगा एवरेज वाला, क्योंकि एवरेज डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया तो एवरेज वेलोसिटी भी जीरो हो जाएगा। ये पहला ऑप्शन तो कैंसिल हो गया। फिर एवरेज एक्सीलरेशन मस्ट ऑलवेज वेनिश, मतलब कोई ऑब्जेक्ट ऐसे यहाँ से स्टार्ट करता है और फिर कांस्टेंट स्पीड से यहाँ पे पहुंचता है, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक के। ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, एवरेज एक्सीलरेशन मस्ट ऑलवेज वेनिश। ऐसा जरूरी थोड़ी है, क्योंकि एक ऑब्जेक्ट जो है अपना ए से स्टार्ट करता है और बी पे रीच करता है, तो इस थ्रू आउट जर्नी में इसका जो है डिस्प्लेसमेंट जो है चेंज होता जा रहा है, चेंज होता जा रहा है, मतलब एक्सेलरेशन भी चेंज होगा। ये ये वाला पाथ भी हम लोग कंसिडर करें, या फिर ये जो है यहाँ से चल के वापस यहाँ पे आए, तो यहाँ पे इसका एक्सेलरेशन तो चेंज ही होगा, क्योंकि ये जो अपना डिस्प्लेसमेंट पहले यहाँ से इंक्रीज करता गया, फिर डिक्रीज किया, जीरो हो गया, फिर वापस से चलने लगा, तो इसका एक्सेलरेशन जो है वो चेंज हो रहा है, क्योंकि एक्सेलरेशन वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड करता है, स्पीड के ऊपर नहीं। फिर 4.7 का सी, डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल टाइम इंटरवल्स आर इक्वल। इट्स नॉट नेसेसरली ट्रू, क्योंकि अभी अभी हम लोग ने बात की कि जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो इक्वल होना जरूरी नहीं, क्यों, क्या पता ये जो पाथ हमारा रैंडम हो। यहाँ से स्टार्ट किया पहले डिस्प्लेसमेंट ऐसे ऐसे चल के, मतलब ऐसा है कि किसी भी मोमेंट पे कितना भी डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, और तो उसका पाथ रैंडम है, तो ऑप्शन सी भी कैंसिल हो गया। 4.7 इक्वल पाथ
डी है, ये क्या कह रहा है कि जो अपना इक्वल पाथ लेंथ है, मतलब ये कोई पॉइंट है ए बी सी, ऐसे रैंडम पॉइंट है ई, ये कोई रैंडम पॉइंट है, ठीक है। तो ये हो रहा है कि इन सब के बीच का डिस्टेंस इक्वल है। तो ये कहना चाह रहे हैं कि इसको जो है चलने में जो है टाइम इक्वल लगेगा क्या। तो ये तो बात पूरी ट्रू है, क्योंकि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। जब अपना डिस्टेंस कांस्टेंट है, स्पीड कांस्टेंट है, तो टाइम को भी कांस्टेंट होना पड़ेगा। तो इसका जो 4.7 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट वाले प्रॉब्लम पे। 4.8, ठीक है। 4.8 का क्या कहना है, ओके। सो 4.8, इन अ टू डायमेंशनल मोशन इंस्टेंटेनियस स्पीड वी नॉट इज अ पॉजिटिव कांस्टेंट। तो ये बोल रहा है फिर से सेम, अपने को प्रॉब्लम लेनी है। टू डायमेंशनल है, कोई ऑब्जेक्ट है, उसकी स्पीड है वी नॉट, स्पीड लिखा है ना, आपको स्पीड और वेलोसिटी पे ध्यान देना पड़ेगा। तो स्पीड इसकी वी नॉट है, वो भी पॉजिटिव और कांस्टेंट। कांस्टेंट, देन विच ऑफ द फॉलोइंग आर नेसेसरली ट्रू। तो फिर से हमको कमेंट करना है ऑप्शंस पे। द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज जीरो। तो लास्ट एग्जांपल में हम लोगों ने डिस्कस किया कि ये जो है एक्सेलरेशन वेलोसिटी पर डिपेंड करता है, और एक्सेलरेशन कब जीरो होता है, जब वेलोसिटी कांस्टेंट हो। और अभी हमने देखा था कि जो वी नॉट है स्पीड है, स्पीड कांस्टेंट है। जब स्पीड कांस्टेंट हो तो ऐसा नेसेसरली ट्रू नहीं है कि वेलोसिटी भी कांस्टेंट हो, क्योंकि हमारा पाथ जो है ऐसे ऐसे वेरी कर सकता है, या फिर रैंडम पाथ हो। यहाँ पे जो है वेलोसिटी हर मोमेंट पे चेंज होगी, और जब वेलोसिटी चेंज होगी तो एक्सेलरेशन भी चेंज होगा। तो एक्सेलरेशन जीरो नहीं होगा। अब चलते बी वाले ऑप्शन पे। एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज बाउंडेड। तो ये ऑप्शन हमने जो ऊपर वाला ऑप्शन देखा, उसी से प्रूफ हो जाएगा कि उसका जो बाउंडेड नहीं है, क्योंकि जब अपना पार्टिकल है, जब वो रैंडम चलेगा तो एक्सेलरेशन भी एकदम रैंडम होगा, उसकी कोई लिमिट नहीं होगी। कभी भी कितना भी मतलब चेंज हो सकता है जो अपना वेलोसिटी है। तो अब चलते हैं सी वाले ऑप्शन पे। द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज नेसेसरली इन द प्लेन ऑफ मोशन। तो ये ऑप्शन जो है, इसके ऊपर देखना पड़ेगा। एक्सीलरेशन डिपेंड्स अपॉन वेलोसिटी, ठीक है। और वेलोसिटी किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, अपनी कांस्टेंट स्पीड के ऊपर। जो अपनी स्पीड है वो तो टू डायमेंशन में ट्रेवल कर रही है, तो अपनी वेलोसिटी भी इसी टू डायमेंशन में होगी। और जब ये वेलोसिटी भी इसी टू डायमेंशन में होगी तो एक्सेलरेशन को भी इसी जो है टू डायमेंशन में होना पड़ेगा। तो ये जो अपना 4.8 का सी ऑप्शन करेक्ट है। एक बार डी ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं क्या कह रहा है। तो अ पार्टिकल मस्ट बी अंडर गोइंग इन अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। जरूरी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे स्पीड की बात की है, तो कांस्टेंट स्पीड के लिए वो स्ट्रेट लाइन में भी ट्रेवल कर सकता है, क्योंकि इसमें भी तो स्पीड कांस्टेंट होगी। ये ऑप्शन डी भी फेल होता है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। तो 4.9 है। तो 4.9, 4.9 में क्या है, थ्री वेक्टर्स ए बी सी एड अप टू जीरो। ये अपना कोई वेक्टर है ए बी और सी। ये कह रहा है कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इज इक्वल टू जीरो। ये इसमें कहना है, तो फाइंड विच इज फॉल्स। तो ये कह रहा है ए क्रॉस बी, मतलब इनके बीच में क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस सी इज नॉट जीरो अनलेस बी एंड सी आर पैरेलल। तो ओके, तो इसको हम लोग थोड़ा अलग टाइप से लिखने का ट्राई करते हैं। इसको हम लोग जो है बी मल्टीप्लाइड बाय ए प्लस बी प्लस सी, जो कि है जीरो अपना, जीरो मल्टीप्लाई बाय कुछ वेक्टर इज इक्वल टू जीरो। ऐसे हम लोगों ने इसको रिराइट कर लिया। अब इसका क्या हम लोग अंदर में मल्टीप्लाई कर देंगे, किसका, बी में। तो बी मल्टीप्लाई बाय ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाय बी प्लस बी मल्टीप्लाई बाय सी, ठीक है, इक्वल्स टू जीरो। जो अपना जो दो वेक्टर है, जो सेम वेक्टर के बीच में जब क्रॉस प्रोडक्ट होता है, ये आप लोग को पता होना चाहिए कि जो दो सेम वेक्टर के बीच में क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, जीरो। तो हम लोग इसको जीरो लिख देंगे। तो इन दोनों को जब हम देखेंगे तो बी मल्टीप्लाई बाय ए, बी क्रॉस ए इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी क्रॉस सी, ठीक है। ये हम लोग ने अभी जो गिवन था उससे हम लोगों ने ला लिया है। तो जब अपने पास माइनस साइन होता है तो हम लोग इसको तो इधर ट्रांसफर कर लेते हैं, तो ये ऐसा हो जाएगा।
और जब माइनस साइन होता है तो हमको एक और प्रॉपर्टी पता है कि जो अपना है ये चेंज हो जाता है, इंटरचेंज। ठीक है, तो हम लोग जो है 4.9 का ए वाला ऑप्शन देखते हैं। क्रॉस सी इज नॉट जीरो अनलेस बी एंड सी आर पैरेलल। तो हम लोग क्या करेंगे, अब इसमें सी का मल्टीप्लीकेशन कर देंगे दोनों साइड। ओके, तो ये हो जाएगा ए मल्टीप्लाई बाय बी, सॉरी ए क्रॉस बी क्रॉस सी इज इक्वल्स टू बी क्रॉस सी क्रॉस सी। अब फिर से पढ़ेंगे हम लोग जो ऑप्शन गिवन था, इज नॉट जीरो। ये वाला जो है इज नॉट जीरो अनलेस बी एंड सी आर पैरेलल। तो जब बी और सी पैरेलल होंगे तो क्या हो जाएगा इसके बीच में एंगल, जीरो। तो क्रॉस प्रोडक्ट पता है कि दो पैरेलल वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट क्या होते हैं, जीरो। तो जीरो मल्टीप्लाई बाय जीरो, जीरो। तो ये जो अपना ऑप्शन नंबर ए है ये करेक्ट हो गया। ये हम लोग ने प्रूव किया ना अभी अभी, जब अपने बी और सी जब वो पैरेलल होंगे तो ये इसका मल्टीप्लाई क्रॉस प्रोडक्ट जीरो हो जाएगा, तो ये हो जाएगा जीरो। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा अपना, ट्रू। तो अपने को फाइंड क्या करना है, फॉल्स। तो अब चलते हैं अपन ऑप्शन नंबर बी के ऊपर। बी में लिखा है ए क्रॉस बी डॉट सी इज नॉट जीरो अनलेस बी एंड सी आर पैरेलल। तो फिर से जो हम लोग ने लास्ट में जो लास्ट ऑप्शन में जो रिजल्ट डिराइव किया था उसको लेते, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू क्या था, ये वाला इज इक्वल टू बी क्रॉस। ओके, सॉरी बी क्रॉस ए ले लेंगे। ठीक है, ये कब ट्रू होता है, इज इक्वल टू जीरो। इट इज ट्रू ऑलवेज जब ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए इक्वल हो। ए क्रॉस बी, सॉरी ए क्रॉस बी माइनस बी क्रॉस ए, ये क्या होता है, ऑलवेज ट्रू होता है। ठीक है, जब दो वेक्टर का हम लोग पहले क्रॉस प्रोडक्ट करें फिर उनको रोटेट कर दे उनकी पोजीशन और फिर उसका क्रॉस प्रोडक्ट निकाले और फिर दोनों का डिफरेंस ले ले, तो वो क्या होता है, ऑलवेज जीरो। ये आप लोग को समझना पड़ेगा। और इसमें हम लोग जब डॉट प्रोडक्ट कर ले, क्रॉस बी डॉट सी इज इक्वल टू बी क्रॉस ए डॉट सी। ठीक है, तो वॉट एवर बी द पोजिशन ऑफ ए बी एंड सी, ठीक है, इफ बी एंड सी, ये कोई ऑप्शन में गिवन है, बी एंड सी आर पैरेलल, बी एंड सी आर पैरेलल, तो क्या हो जाएगा बी क्रॉस सी, ये क्या हो जाएगा अपना, जीरो। जब बी क्रॉस सी जीरो हो जाएगा तो ये पूरा जो हो जाएगा अपना जीरो हो जाएगा। तो ये ऑप्शन भी ट्रू हो गया और अपने को फाइंड क्या करना है, फॉल्स। तो अब हम लोग नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे मूव कर जाएंगे। तो 4.9 का सी वाला ऑप्शन, इफ ए बी सी डिफाइन अ प्लेन। तो ए कोई वेक्टर है, बी ये कोई वेक्टर है और सी ये कोई वेक्टर, मतलब ये एक प्लेन में, तीनों एक प्लेन में, ये कोई प्लेन को डिफाइन कर रहे हैं। तो ए क्रॉस बी क्रॉस सी इज इन दैट प्लेन, तो इसको थोड़ा प्रूव करना पड़ेगा। ओके, सो ये जो अपना सी ऑप्शन ये बोल रहा है कि ए बी और सी एक प्लेन को डिफाइन कर रहे हैं। फिर बोल रहा है कि ए क्रॉस बी क्रॉस सी, ये वेक्टर है, ये क्या होना चाहिए, ये भी इसी प्लेन में होना चाहिए। तो हम लोग जो अपना है ए क्रॉस बी, पहले इसको कंसिडर करते हैं। ये क्या हो जाता है, ए बी साइन थीटा। ये आप लोग को पता है क्रॉस प्रोडक्ट ए बी साइन थीटा। इसका जो डायरेक्शन क्या होता है, साइन थीटा। तो इसका जो डायरेक्शन होता है वो साइन थीटा, मतलब एक्स के परपेंडिकुलर होता है। क्योंकि साइन थीटा है ना, तो ये ऊपर साइड होगा, मतलब प्लेन के बाहर साइड होगा। और फिर जब हम इसका मल्टीप्लीकेशन सी के साथ करेंगे, ए क्रॉस बी क्रॉस सी, तो फिर इसका जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा ये होगा प्लेन के परपेंडिकुलर एक्स के, और ये सी, तो ये उसके परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो आपको मानना पड़ेगा ये कोई प्लेन है। ठीक है, ए बी सी इसमें, तो ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा,
ये अर्थ ए है और ये बी है, तो ये हो जाएगा। और फिर जो अपना सी वेक्टर है ये भी इसी प्लेन में, ये कुछ ऐसे हो जाएगा, ए क्रॉस बी क्रॉस सी। ये भी प्लेन के बाहर है, तो ये जो अपना ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, फॉल्स। तो हमको फॉल्स की खोज थी और ये हमको फॉल्स मिल गया। तो हम लोग एक बार ऑप्शन नंबर डी भी चेक कर लेते हैं। ओके, तो ऑप्शन नंबर डी, तो ऑप्शन नंबर डी में लिखा है ए क्रॉस बी डॉट सी इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए, मॉड ऑफ बी, मॉड ऑफ सी। अर्थ ऐसा है, तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये जो अपने पास ये है, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये कब होता है, जब अपना ये हो राइट एंगल ट्राइंगल, इसमें ए बी ये हो और सी ये हो। तो इससे हमको क्या पता चलता है, ए और बी के बीच में 90 डिग्री हो। एंगल बिटवीन, एंगल बिटवीन ए एंड बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, इतना अपने को पता चला, ये जो रिलेशन गिवन है इससे। फिर आगे चलते हैं। तो ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा, ए बी। क्यों, क्योंकि ए बी, ए क्रॉस बी क्या होता है, ए बी साइन थीटा। तो साइन थीटा कितना हो जाएगा, साइन 90, साइन 90 कितना हो जाएगा, 1। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ ए, मॉड ऑफ बी। और फिर क्या था, डॉट सी, डॉट सी मतलब इसका जो मॉड आया, इसको अपन लोग को क्या करना है, डॉट प्रोडक्ट विथ सी वेक्टर। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में कितना एंगल है, 90। ओके, तो इन दोनों के बीच में, और डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, कॉस प्रोडक्ट। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ ए, मॉड ऑफ बी, फिर मॉड ऑफ सी, कॉस 90। ठीक है, और कॉस 90 कितना होता है, 0। तो ये ऑप्शन भी अपना फॉल्स हो गया, क्यों, क्योंकि इसमें आ गया इसका आंसर 0। तो कॉस 90 0 होता है। ये आपको ध्यान रखना। ये हो गया अपना 4.9 भी खत्म यहाँ पे। तो ये वाला क्वेश्चन हम लोग फिर से देख लेते हैं, ये पार्ट डी। तो ए क्रॉस बी हम लोग को वन कैसे पता चला, क्योंकि साइन थीटा जो है अपना 90 डिग्री हो जाएगा, तो साइन 90 1, ये हो जाएगा ए बी। और सी क्या हो जाएगा, ये होगा एक प्लेन में ना तीनों, ये तो ये हो गया ए और ये बी। तो इसका जो है क्रॉस प्रोडक्ट, ये क्या हो जाएगा, इस प्लेन से बाहर मतलब परपेंडिकुलर। तो ये जब इन दोनों के परपेंडिकुलर है, तो इसके भी परपेंडिकुलर होगा, तो फिर से इसके बीच में कितना बन जाएगा, 90 डिग्री। तो फिर यहाँ पे हम लोग ने कॉस 90 ले लिया, तो फिर इसका प्रोडक्ट आ गया 0। तो ये अपना डी ऑप्शन भी फॉल्स, मतलब ट्रू है। ट्रू है, तो ये जो है आंसर नहीं हो पाएगा। तब चलते हैं हम लोग 4.10 के ऊपर। ओके, सो 4.10 ये है, इट इज फाउंड दैट, कोई वेक्टर है ए प्लस बी, तो वेक्टर का वेक्टर सम का मॉड इज इक्वल टू ए। ठीक है, ये अपने पास गिवन है। दिस नेसेसरली इम्प्लाइज, ये बोल रहा है कि ये कब ट्रू होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन ए गिवन है, बी इज इक्वल टू 0। ये बोल रहा है नेसेसरली एम्प्लाइज, मतलब आपको ध्यान देना कि ये जो कंडीशन गिवन है, ऐसी कौन सी कंडीशन वो होनी ही चाहिए। तो ये कब कब हो सकता है, बी इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ए ऑप्शन ठीक है। और अगर सिर्फ बी 0 है, तो अपना क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ ए इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए। ये जो है अपना ऑप्शन करेक्ट हो जाता, पर हमारे पास एक और कंडीशन है। कौन सी, जब बी इज इक्वल टू -2 ए हो। तो -2 ए होगा तो क्या होगा, इन दोनों का सम क्या हो जाएगा, बी और ए का, ये हो जाएगा, फिर क्या आ जाएगा ए, तो ये ए इक्वल टू ए हो जाएगा। और हम लोग से इसने पूछा है नेसेसरी कंडीशन, तो पहला वाला तो फेल होगा, क्योंकि नेसेसरी कंडीशन नहीं थी वो। उसका एक और सब्स्टिट्यूट मिल गया अपने को। तो अब अपन लोग चलेंगे बी वाले पे, ए एंड बी आर एंटी पैरेलल। ए एंड बी आर एंटी पैरेलल, एंटी पैरेलल मतलब ए ऐसे होगा और बी ऐसे होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को गिवन है ए प्लस बी इज इक्वल टू ए, इन सबका मॉड। तो इसको थोड़ा फर्दर सॉल्व करते हैं। तो दोनों को साइड स्क्वायर करते हैं, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, 2a कॉस थीटा इज इक्वल टू ए मॉड ए का स्क्वायर। ठीक है, तो थीटा जो है एंगल वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल है। तो यहाँ पे हम लोग क्या है,
बी कॉमन ले लेंगे, इससे ये कैंसिल हो जाएगा ना, क्योंकि ये तो स्केलर है, तो यहाँ से हम लोग बी कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पे बचेगा बी का मॉड प्लस 2a cos थीटा, 2a cos थीटा, ठीक है, इज इक्वल टू 0। फिर यहाँ से जो अपना बी वेक्टर है वो भी कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास जो रिलेशन आएगा cos थीटा का, वो आ जाएगा cos थीटा इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी वेक्टर बाय 2a मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो एंटी पैरेलल का मीनिंग क्या होता है, cos थीटा क्या हो जाएगा, मतलब थीटा क्या हो जाएगा 180 डिग्री, और cos 180 डिग्री क्या हो जाएगा, cos 180 हो जाएगा आपके पास 0। ओके, cos का एक बार ग्राफ बना लेते हैं। क्रॉस का ग्राफ होती होता है 90 डिग्री, 90 डिग्री हो जाएगा। सॉरी, cos 180 क्या होता है, ये हो गया 90 डिग्री, ये हो गया 180 डिग्री। तो यहाँ पे हो जाएगा -1, ठीक है। तो अपने पास रिजल्ट क्या आया यहाँ से, -1 इज इक्वल टू मॉड ऑफ बी, ये भी माइनस साइन था, 2 मॉड ऑफ ए, ठीक है। ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो 2a इज इक्वल टू मॉड ऑफ बी। तो ये एंटी पैरेलल क्या हो गई अपनी, तो नेसेसरी कंडीशन हो गई ये इक्वल होने के लिए। क्यों, क्योंकि जब ये एंटी पैरेलल होते हैं तो इनके बीच का एंगल होता है 180 डिग्री, और ये जो अपने जो कंडीशन गिवन थी इसको सही प्रूव कर रहा है। एक बार ये भी चेक कर लेते हैं, ये वाला ऑप्शन ए एंड बी आर परपेंडिकुलर। तो फिर से हम लोग अपना कॉस थीटा वाला रिलेशन लिख लेते हैं। तो यह आ जाएगा कॉस थीटा इज इक्वल टू माइनस ऑफ वेक्टर बी बाय ट्वाइस ऑफ वेक्टर। तो कॉस 90 कितना होगा, क्योंकि परपेंडिकुलर है ना, कॉस 90 कितना हो जाएगा 0। तो माइनस ऑफ बी इक्वल टू ऑफ ए। तो यहाँ पे तो अपने को 0 इक्वल टू आएगा, और जो अपने जो मैग्नीट्यूड है वेक्टर के, ये भी सब 0 0 होना पड़ेगा। तो ये कोई कंडीशन ही नहीं है, क्योंकि परपेंडिकुलर में 0 हो जाएगा, ये भी मल्टीप्लाई बाय 0 0 हो जाएगा, बी भी 0 हो जाएगा। तो ये कोई कंडीशन ही नहीं है। और ए डॉट बी शुड बी लेस देन 0। ए डॉट बी इज लेस देन 0 मतलब मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस थीटा शुड बी लेस देन इक्वल टू 0। तो ये एक पॉजिटिव चीज हो जाएगी, ये एक पॉजिटिव चीज हो जाएगी, और कॉस थीटा नेगेटिव इस पोर्शन, ठीक है। तो होता है 90 से 370 डिग्री। तो हम लोग ने अभी अभी प्रूव किया जैसे कि ये परपेंडिकुलर में तो है ही नहीं नेसेसरी कंडीशन, क्यों, क्योंकि वहां पर उसकी जो वैल्यू थी वो 0 हो जा रही थी। तो ये जो अपना ऑप्शन नंबर जो हम लोग ने भी प्रूव किया अभी अभी, वो करेक्ट है। तो यहाँ पे हमारा 4.10 भी खत्म होता है। तो ये था MCQ 1, ये फिनिश होता है। अब MCQ 2 स्टार्ट करते हैं। ओके, सो MCQ 2, प्रॉब्लम नंबर 4.11। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि टू पार्टिकल्स आर प्रोजेक्टेड इन एयर विद स्पीड v0 एट एंगल θ1 एंड θ2। तो इसका एक बार फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। तो अपने पास दो पार्टिकल्स थे, पार्टिकल 1 और पार्टिकल 2। इन दोनों को हमने सेम वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया है, बस जो एंगल्स है वो डिफरेंट है। तो एक है θ1 और एक है θ2, और लिखा हुआ है कि दोनों एक्यूट है, मतलब लेस देन 90 डिग्री, और जो वेलोसिटी वो सेम है। तो ये बोल रहा है इफ द हाइट रीच बाय द फर्स्ट पार्टिकल इज ग्रेटर देन दैट ऑफ सेकेंड। तो पार्टिकल 1 की जो है हाइट इज ग्रेटर देन हाइट ऑफ पार्टिकल 2। तो ये जो है अपने पास ऑप्शन है, इसके ऊपर हम लोग को कमेंट करना है। ओके, तो द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन Q1 इज ग्रेटर देन Q2। ओके, तो जो अपना पार्टिकल है Q1, इसका जो एंगल है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज ग्रेटर देन एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ P2। तो ये तो ट्रू इक्वेशन है, क्यों, क्योंकि जो इसकी इक्वेशन होती है हाइट, मैक्सिमम हाइट की, वो क्या होती है, U² साइन स्क्वायर 2 थीटा बाय 2G। तो क्लियरली हमको गिवन है कि H1 इज ग्रेटर देन H2। तो यहाँ पे जो अपना U सेम है और 2G, ये दोनों तो सेम हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमको कंपेयर करना है साइन स्क्वायर 2 थीटा 1
इज ग्रेटर देन साइन स्क्वायर टू थीटा टू। ओके, इसको हम लोग इधर ट्रांसफर कर देंगे, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर टू थीटा वन माइनस साइन स्क्वायर टू थीटा टू शुड बी ग्रेटर देन जीरो। तो यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस, सॉरी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली जो है आइडेंटिटी बन रही है, तो हो जाएगा ए प्लस बी और ए माइनस बी शुड बी ग्रेटर देन जीरो। तो हो जाएगा साइन ऑफ थीटा वन प्लस साइन ऑफ थीटा टू मल्टीप्लाई बाय साइन ऑफ थीटा वन माइनस साइन ऑफ थीटा टू, इट शुड बी ग्रेटर देन जीरो। तो ये ग्रेटर देन जीरो कब होगा? ये दोनों का तो कोई इशू नहीं है, साइन थीटा वन प्लस साइन थीटा टू, क्योंकि एक्यूट एंगल और साइन जो होता है 90 डिग्री से कम है, पॉजिटिव होता है। और साइन थीटा वन और थीटा टू के ऊपर ये जो इक्वेशन डिपेंड हो रही है। तो जब थीटा वन ग्रेटर देन थीटा टू होगा, तभी जाके ये जो अपनी आइडेंटिटी ये ट्रू होगी। तो यहाँ से जो रिलेशन था हम लोग ने प्रूफ कर लिया, क्या कि क्यू वन इज ग्रेटर देन क्यू टू। अब ऑप्शन नंबर बी पे चलते हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है? टाइम ऑफ फ्लाइट का FLICH, टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या होता है? 2u साइन थीटा बाय जी। ये फॉर्मूले से इंपॉर्टेंट है। जब हम लोग चैप्टर पढ़ रहे थे तो ये डिराइव किया था, तो आप ये जो फॉर्मूले से इसको याद कर लीजिए, क्योंकि इसे काफी जगह यूज होता है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट का जो फॉर्मूला था वो होता है 2u साइन थीटा बाय जी। तो ये क्या बोल रहा है? T1 इज ग्रेटर देन T2। तो T1 क्या हो जाएगा? ये भी कांस्टेंट है और ये भी कांस्टेंट है, हो जाएगा साइन ऑफ थीटा वन ग्रेटर देन साइन ऑफ थीटा टू। ये हम लोग ने लास्ट ही ऑप्शन में अभी अभी प्रूफ किया है कि थीटा वन इज ग्रेटर देन थीटा टू, ये गिवन है। तो ठीक है, अपना जो भी ऑप्शन है वो भी करेक्ट हो गया। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट ऑप्शन पे, ऑप्शन नंबर सी, हॉरिजॉन्टल रेंज। तो रेंज का क्या फॉर्मूला होता है? यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाय जी। तो यहाँ पे जो यू स्क्वायर हो जाएगा ये कांस्टेंट हो जाएगा दोनों के लिए सेम, और जी जो है ये भी कांस्टेंट है। तो यहाँ पे हम लोग को क्या कंपेयर करना है? साइन टू थीटा, वन इज ग्रेटर देन साइन टू थीटा। जो ये बोला है कि जो थीटा की कंडीशन की बनती, ये था एक्यूट, एक्यूट मतलब 90 डिग्री से छोटा। पर जब साइन टू थीटा हो जाएगा देन इट विल डिक्रीज, क्योंकि इसका जो ग्राफ होता है साइन का कुछ ऐसे होता है, यहाँ तक के तो 90 डिग्री तक के तो इंक्रीज करेगा, फिर उसके बाद डिक्रीज करेगा। तो मे बी जब थीटा वन जो है अपना समथिंग हो, मतलब 60 हो, और थीटा टू 30 हो, 30 ने 45 कंसिडर कर लेते हैं, तो जब इसका ट्वाइस करेंगे तो ये हो जाएगा 120 और ये हो जाएगा 90। तो ये जो है साइन टू थीटा, ये इसकी वैल्यू हो जाएगी वन, और ये साइन टू थीटा क्या हो जाएगा? साइन 120 डिग्री, जो क्लियरली हम ग्राफ से पता चल रहा है ये वन से कम है। तो ये जो कंडीशन है अपने थीटा वन ग्रेटर देन थीटा टू, ये यहाँ पे फेल हो रही है। तो जो हमने एजम्पशन माना था कि जो R1 इज ग्रेटर देन R2 है, ये गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर सी भी यहाँ पे डिस्कार्ड हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पे, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी क्या बोल रहा है? टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी Q1 इज ग्रेटर देन Q2। तो टोटल एनर्जी क्या होती है? पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? हाफ mv स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी जो अपनी वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड करती है। तो वेलोसिटी जो है दोनों के लिए सेम है, तो काइनेटिक एनर्जी को हम लोग कंपेयर नहीं करेंगे, फिर आते हैं हम लोग पोटेंशियल एनर्जी पे। तो पोटेंशियल एनर्जी के लिए क्या आएगा? mgh। तो अपनी जो हाइट है पोटेंशियल एनर्जी उसके ऊपर डिपेंड कर रही है। ओके, तो जो अपनी हाइट है, ओके, तो टोटल एनर्जी के लिए हम लोग को हाइट कंपेयर करनी है, U1 ग्रेटर देन U2। इसमें जो है हाइट H1 ग्रेटर देन H2 होनी चाहिए। बट हम लोग ने अभी अभी देखा कि जो हॉरिजॉन्टल रेंज है, ये जो है हम लोग इसके ऊपर कोई कंक्लूड नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि हम लोग को एंगल्स नहीं पता थे, थीटा वन और थीटा टू। जब हम लोग हॉरिजॉन्टल रेंज के ऊपर कमेंट नहीं कर पा रहे थे, वो वेलोसिटी सेम थी। तो जब अपना वेलोसिटी को जब हम ब्रेक करते हैं, तो इसके दो कंपोनेंट आते हैं, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल।
जब वर्टिकली डिसाइडेड नहीं है पहले से, तो हम लोग हॉरिजॉन्टल के ऊपर भी कमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि जो प्रोजेक्टाइल है उसकी वेलोसिटी दैट इज सेम। ओके, तो जब हॉरिजॉन्टल रेंज का जो है रॉन्ग आ गया, तो जो वर्टिकल हाइट है, वर्टिकल हाइट ये भी सेम ही चीज फॉलो करेगी। आर सॉरी, H1 शुड बी लेस देन H2। ओके, तो ये जो अपना ऑप्शन नंबर डी, ये भी फॉल्स हो गया। तो 4.11 का जो है ए ऑप्शन करेक्ट था और बी ऑप्शन करेक्ट था। तो यहाँ पे जो है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन 4.12। ओके, सो 4.12, पार्टिकल स्लाइड्स डाउन अ फ्रिक्शनलेस पैराबोलिक y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। तो ये अपने पास जो पैराबोला है, इसकी इक्वेशन गिवन है y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, और जो ट्रैक है वो है ए बी सी, मतलब ये रहा पॉइंट ए, ये रहा पॉइंट बी और ये रहा पॉइंट सी। तो फ्रॉम रेस्ट एट पॉइंट ए, तो ए से जो है कोई पार्टिकल हम लोगों ने ड्रॉप कर दिया रेस्ट पे, तो पॉइंट बी एज एट द वर्टेक्स, ठीक है, ये पॉइंट बी है। एंड पॉइंट सी एज एट द हाइट ऑफ, हाइट लेस देन दैट ऑफ पॉइंट ए। तो ठीक है, ये फिगर एक्सप्लेन कर रहा है। तो ये अपने पास कोई पैराबोला है जिसकी इक्वेशन है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे अपना पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है जो कि वर्टेक्स पे, और ये पॉइंट सी है जिसका जो हाइट है वो ए से कम है। अर्थात ए की हाइट समथिंग है जैसे एच, तो ये जो है सी का हाइट लेस देन एच है। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है, आफ्टर सी द पार्टिकल मूव फ्रीली इन एयर एज अ प्रोजेक्टाइल। ठीक है, सी के बाद जो अपना प्रोजेक्टाइल होगा यहाँ पर, इसके बाद तो इसमें वेलोसिटी जो है जीरो नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे सीधे से बोला है फ्रिक्शन लेस जो है अपना पैराबोला है। तो यहाँ पे इसकी कुछ वेलोसिटी होगी, तो हमको इसकी जो वेलोसिटी है इसके ऊपर कमेंट करना है। और ये जो वेलोसिटी है इसके जो प्रोजेक्टाइल है, इसके कारण ये पॉइंट पी तक के जो मैक्सिमम हाइट अटेन कर रहा है। ठीक है, ये हमको क्वेश्चन में एक्सप्लेन किया हुआ है, मैक्सिमम हाइट जो है इसकी पी है। तो यहाँ पे ऑप्शन गिवन है, ऑप्शन नंबर ए, काइनेटिक एनर्जी एट पी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट डी। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी थी, काइनेटिक एनर्जी किसके ऊपर डिपेंड करती है, अपनी वेलोसिटी के ऊपर। तो क्लियरली हमको पता चल रहा है कि बी पे जो अपनी वेलोसिटी होगी वो पी पर तो नहीं होगी, बिकॉज वेलोसिटी विल चेंज, क्योंकि इसका लोएस्ट पॉइंट है। तो इसका जो वेलोसिटी होगा इस डायरेक्शन में मैक्सिमम होगा, और यहाँ पर इसका जो वेलोसिटी है इस डायरेक्शन में जीरो होगा। तो क्लियरली हमको पता चला जो काइनेटिक एनर्जी है वो तो सेम नहीं है। अब चलते हैं ऑप्शन नंबर बी, हाइट एट पी इज इक्वल टू हाइट एट ए। सो हाइट एट ए इज इक्वल टू हाइट एट पी। ये कह रहा है कि इसकी जो हाइट है वो सेम होनी चाहिए, बट जब हम लोग यहाँ से इसको वेलोसिटी दे रहे हैं, तो इसकी कुछ वेलोसिटी होगी पॉइंट बी पर, यहाँ तक के जाता है सी पर। उसके बाद इसका जो एंगल है वो चेंज होगा, बिकॉज इसका जो ग्रेविटेशनल फोर्स यहाँ पे तो उसके ऊपर अप्लाइड नहीं था, पर यहाँ पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स इसको नीचे पुल करेगा, तो इसका जो हाइट होगा, ये वाला वेक्टर, इसका एक ऊपर वाला वेक्टर होगा, नीचे वाला, तो इसका जो मैग्नीट्यूड इन वाई डायरेक्शन है, वेलोसिटी का वाई डायरेक्शन वाला मैग्नीट्यूड धीरे धीरे डिक्रीज करेगा। तो हाइट ऑफ ए विल बी लेस देन हाइट ऑफ पी। ठीक है, और फिर जो ऑप्शन नंबर सी है, टोटल एनर्जी एट पी इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट ए। तो यह बात हमको ध्यान रखनी की जो टोटल एनर्जी है इज ऑलवेज कंजर्व, जब तक हमारे पास जो एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो है अपनी काइनेटिक एनर्जी से पोटेंशियल एनर्जी से एनर्जी का ट्रांसफर होगा, एनर्जी कहीं पे डिक्रीज नहीं करेगी, टोटल एनर्जी। ओके, तो जो ऑप्शन सी है ये करेक्ट हो गया, ऑप्शन नंबर सी। एक बार ऑप्शन नंबर डी भी एक बार रीड कर लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी बोल रहा है कि टाइम ऑफ ट्रेवल फ्रॉम ए टू बी इज इक्वल टू टाइम ट्रेवल फ्रॉम बी टू पी। तो अभी हम लोग ने देखा कि जो ऑप्शन नंबर बी था, जब हाइट ही इक्वल नहीं है, हाइट एट पी इज नॉट इक्वल टू हाइट ऑफ ए, तो ये जो ऑप्शन नंबर डी है ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसके जो वाई एक्सिस वाले वेक्टर और एक्स एक्सिस वाले वेक्टर
कम्प्लीटली चेंज हो जाएंगे। तो आज हम लोगों ने टोटल नंबर 12 क्वेश्चंस डिस्कस किए। तो आज का लेक्चर यहीं पे फिनिश करते हैं। आने वाले लेक्चर्स में हम लोग ट्राई करेंगे काफी सारे एग्जाम्पल सॉल्व करने का। तो थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू एवरीवन, बाय।